दोस्तों। और आज हम दुर्ग के बारे में बात करेंगे। विभिन्न किस प्रकार के दुर्ग है, दुर्गों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण बात तो ये है क्योंकि अब दुर्ग है कहाँ पर ये सबको पता होता है कि हाँ मतलब वो दुर्ग है वो उस स्थान पर है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ में है। कोमलगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, इस प्रकार जितने भी दुर्ग है उसके बारे में आपको पता होता है कि वह दुर्ग वहाँ पर है। लेकिन दुर्ग होते किस प्रकार के हैं वो नहीं पता होता है। दुर्गों के भी प्रकार के हैं। कुछ मतलब कि वन के अंदर दुर्ग होते हैं, वन होता है सारा आसपास वन दुर्ग होता है ना। और कहीं ऐसा दुर्ग होता है वहाँ पर मतलब कि आसपास पानी पानी होता है, वो उस दुर्ग को क्या कहते हैं, जलीय दुर्ग या फिर औद्योगिक दुर्ग है ना। और उस प्रकार गिरी पर्वत और पर्वत दुर्ग किस प्रकार होते हैं, जहाँ पर मतलब पर्वत पर बने होते हैं किले है ना, वो किले पर्वत पर बने दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गिरी पर्वतीय दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग या गिरि दुर्ग, इस प्रकार के नाम से जानते हैं। फिर आता है एरन दुर्ग। किस प्रकार होता है कि एरन दुर्ग है कि जिसके मतलब कि आसपास मतलब कि ऐसे गड्ढे वगैरह होते हैं, खूब सारे गड्ढे होते हैं, तो उसी में एरन दुर्ग इस प्रकार कहते हैं। और भी कई इस प्रकार के दुर्ग है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं कि इस प्रकार का दुर्ग है, वो इस जगह पर दुर्ग है ना। ये बात विशेष रूप से हम ध्यान रखनी है। एरन दुर्ग है ना, खाई पत्थर वगैरह गड्ढे खूब सारे, तो वो एरन दुर्ग हो जाता है ना। और फिर इसके बाद में होता है एक पारिक दुर्ग। पारिग पारिग पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग किस प्रकार होता है, कहते हैं कि पारिक दुर्ग के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब इस प्रकार के जो इनका चित्र होता है ना। जैसे ईंट पत्थर वगैरह होता है ना, ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, और भी जो कच्चा सामान होता है उससे जो दुर्ग मतलब उनकी जो दीवारें बनती है, आसपास दुर्ग होता है ना, दुर्ग के आसपास उनकी जो दीवारें बनती है उसका हम पारिक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं। और इसी प्रकार जो पारिख, एक पारिग होता है ना, एक पारिख, पारिक दुर्ग इसी प्रकार का। पारिक दुर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो पारिक दुर्ग होता है, पारिख दुर्ग है ना, इस दुर्ग के चौमारा बहुत बड़ी खाई होती है, आसपास में बहुत बड़ी खाई होती है ना। जैसे ये दुर्ग हो गया, अभी दुर्ग के आसपास खाई होगी, वो इस प्रकार की खाइयाँ होती है दुर्ग होता है। हम देखें दुर्ग देखते हैं। पहला लेते हैं दुर्ग के प्रकार। मैंने विशेष बातें बता दी, वही है इसके अंदर विशेष बात का। दुर्ग के प्रकार है ना, कैसे होते हैं दुर्ग के प्रकार। एक नंबर देखते हैं, औद्योगिक दुर्ग। कौन सा, औद्योगिक या जल दुर्ग। विशेषता क्या है, किले के आस पास पानी होना, किले के आस पास पानी है ना। औद्योगिक दुर्ग पता हो गया। औद्योगिक दुर्ग किसे कहते हैं, जहाँ पर भाई आसपास उसके पानी पानी होता है ना। जैसे मान लीजिए ये दुर्ग हो गया, अभी दुर्ग के क्या होगा, इसका भी पानी 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 पानी, चारों ओर पानी होगा, तो हम इस दुर्ग को क्या कहेंगे, औद्योगिक दुर्ग या फिर जल दुर्ग कहेंगे। बात आएगी समझ। फिर इसका उदाहरण क्या है, इसका दुर्ग मतलब कि इस दुर्ग का उदाहरण एक ले लेता है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग का दुर्ग। ठीक है, दूसरा नंबर पे पहला हो गया औद्योगिक एवं जलिक दुर्ग, हो गया ना। अब दूसरे नंबर लेते हैं गिरी और पर्वतीय दुर्ग। पर्वतीय वह गिरी दुर्ग, ये किस प्रकार के होते हैं। देखिए ये दुर्ग हो गया, अब यहाँ पर पानी ना होकर ये दुर्ग वो पहाड़ों पर होगा। कैसे होगा, पहाड़ होते हैं, बताते हैं चित्र से। अब यहाँ पर दुर्ग बन जाता है, यहाँ पर दुर्ग बन जाता है, यहाँ पर दुर्ग बन जाता है, और आसपास खाइया वगैरह हो जाती है ना। पर्वत पर दुर्ग होते हैं, उसे हम पर्वत दुर्ग कहते हैं या फिर गिरि दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहेंगे, पर्वतीय दुर्ग या फिर गिरि दुर्ग। इस प्रकार के दुर्ग कहाँ है, कोमलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना। कोमलगढ़ किला, मेहरानगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, ये सारे किसके होते हैं, पर्वतीय दुर्ग के उदाहरण हैं। कुंभलगढ़,
कुंभलगढ़, मेहरान, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, तंबोर, रणथंभौर, ये इसके दुर्ग हैं, है ना। फिर आते हैं वन दुर्ग, वन दुर्ग भाई ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर वन ही वन होते हैं। कैसा दुर्ग? ऐसा दुर्ग। अभी ये दुर्ग हो गया, है ना। अब इसको पहाड़ी ना लेके एक जगह ले लेते हैं, स्थान ले लेते हैं। देखिए ये समतल जमीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दुर्ग बना है, किला बना है, तो यदि इसके आसपास वन ही होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, क्या एकदम जंगल टाइप से होगा, बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? वन दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वन दुर्ग कहेंगे। वहाँ भी आसपास जंगल है, क्या है? जंगल है, तो इसको हम नाम से जानेंगे वन दुर्ग। वन दुर्ग कौन सा है? जहाँ मतलब कि वन दुर्ग के संबंधित इस प्रकार के दुर्ग आते हैं, जैसे जालौर का किला वगैरह होता है ना, वो किस में आते हैं? वन दुर्ग है। सॉरी, मेवास वन दुर्ग एक आता है, मेवास का दुर्ग, इसमें एरन वाला, वो एरन में आता है, जालौर वाला, ठीक है। वन दुर्ग में कौन सा आएगा? मेवास, मेवास दुर्ग, वो वन दुर्ग, ये खुद में मतलब दुर्ग का नाम है वन दुर्ग, वन दुर्ग, ठीक है ना। ये इसके अंदर आएंगे। फिर 4 नंबर पे एरण दुर्ग। एरण दुर्ग किस प्रकार के होते हैं? देखिए, एरण दुर्ग जिसके आसपास बड़ी बड़ी मतलब कि जैसे खाइयाँ वगैरह होती हैं। क्या होती हैं? खाइयाँ वगैरह होती हैं, है ना। खाई होते हैं, पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, है ना। खाई होते हैं, पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, इस प्रकार के जब वातावरण होता है पास में, बस जैसे ये दुर्ग है ना, अब इसके आसपास बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। कैसे? ये दुर्ग, इसके पास ये बड़ी बड़ी खाई होगी, है ना। इस दुर्ग के पास में ऐसे खाई हो गई, और ये समतल हो गई, है ना। इसमें जगह होगी, ये होगी, फिर यहाँ पर नीचे खाई होगी, इस प्रकार का दुर्ग बना, इसको हम क्या कहेंगे? एरण दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? एरण दुर्ग कहेंगे। जिसके पीछे क्या होगी? बड़ी बड़ी खाइयाँ होगी, है ना। इसके एरण दुर्ग के कौन से हैं? रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है ना। रणथंभौर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और रणथंभौर का दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया, और जालौर का दुर्ग का दुर्ग हो गया, है ना। और 4 नंबर पे है धार्मिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धार्मिक दुर्ग, धान्व या धन्य दुर्ग, धान्व, धान्व या धन्य दुर्ग, वह दुर्ग, है ना। धान्व दुर्ग या फिर धन्व दुर्ग। अब ये किस प्रकार के दुर्ग होते हैं? इसका धान्व या धन्व दुर्ग का मतलब होता है मरुस्थल के अंदर होते हैं। क्या होता है? मरुस्थल के अंदर सारा ही सारा मरुस्थल ही मरुस्थल होता है, जिनकी हद नहीं है, पे मतलब कि जंगल होता है ना। ये एकदम सूखा इलाका होता है, मरुस्थल होता है, जहाँ पर रेत उड़ती है और कहीं नहीं है, केवल रेत ही रेत मिलती है आपको। उसे हम कैसा दुर्ग कहेंगे? धान्व या धन्व दुर्ग कहेंगे। उदाहरण, उदाहरण जैसलमेर का किला, वो मतलब कहाँ पर है? वो वहीं पर भी है, जैसलमेर का किला, धान्व दुर्ग, जैसलमेर का किला दुर्ग, है ना। ये किस में आएगा? धान्व या धन्व दुर्ग। फिर यार कहाँ लेते, ठीक है, हो गया ना। पारीक दुर्ग। अब ये बात ध्यान रखना, मैं लिख क्या रहा हूँ? पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग का मतलब क्या होता है? पारीक दुर्ग का मतलब ये होता है जो आसपास
एरम दुर्ग में क्या होगा, खाई वगैरह होती थी ना, खाई वगैरह। इस पारिक दुर्ग में क्या होगा, जो आसपास की जो दीवारें होगी ना, है ना, आसपास की दीवारें, वो क्या होगी, मिट्टी से बनी होगी, ईंटे से बनी होगी, फिर पत्थर से बनी होगी, है ना, जैसे कच्चे पत्थर होते हैं, मिट्टी ईंटें वगैरह होती हैं, है ना। ये दुर्ग हो गए। इस दुर्ग के जो आसपास की दीवार है ना, इस प्रकार की दीवार होगी, ईंटा से, पत्थर से, है ना, इस प्रकार की दीवार होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पारिक दुर्ग कहेंगे। कौन सा दुर्ग कहेंगे, पारिक दुर्ग कहेंगे। ये पारिक दुर्ग का उदाहरण है ना। चारों ओर बड़ी खाई होती है ना, पारिक पारिक दुर्ग ये हो गया। अब इसके अंदर ये हो गया ना, पारिक दुर्ग के अंदर जैसलमेर, यही मतलब कि इसका उदाहरण जैसलमेर है। और चित्तौड़ का हो गया, जैसलमेर और चित्तौड़, जैसलमेर व चित्तौड़ हो गए ना, पारिक। फिर आता पारीख, पारीख दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारीख दुर्ग। इस प्रकार के पारिख दुर्ग किस प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या होता, ये दुर्ग हो गया। अब इसमें क्या होगा, चारों में बहुत बड़ी खाई होगी, क्या होगी, खाई होगी इस दुर्ग के चारों ओर। ये दुर्ग हो गया, यहाँ पर बहुत बड़ी खाई होगी, ये दुर्ग हो जाता है ना। इस दुर्ग के अंदर पहले बहुत बड़ी खाई होती है, इस दुर्ग को हम क्या कहेंगे, पारीख दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, पारीख दुर्ग। आगे समझ में, पारीख दुर्ग के उदाहरण क्या है, पारीख के दुर्ग के उदाहरण यही हो जाते हैं, जैसे मतलब कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग होता है ना, जो कोमलगढ़ का दुर्ग होता है ना, सॉरी भरतपुर का लोहागढ़ का दुर्ग है। कौन सा है, भरतपुर, यही लिखते हैं आगे, है ना, पारीख पारीख दुर्ग के अंदर, भरतपुर के लोहागढ़, लोहागढ़, ठीक है ना, पारीख दुर्ग हो गया। फिर आगे देखते हैं सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, है ना। अब इसमें क्या होता है कि भाई ये दुर्ग हो जाता है, मैं वही चीज़ से हम बता रहा हूँ। अब ये दुर्ग बनता है, अब इसकी क्या सैन्य व्यवस्था खूब सारी होती है, ऐसा दुर्ग जिसके अंदर बहुत सारी सेनाओं को रखा जाता है, इतना बड़ा दुर्ग होता है, किला होता है ना, जिसके अंदर परकोटा दीवार होती है, उसका नाम क्या था, सेनाएं रखते हैं। उसमें जब इतनी सेनाएं शामिल होगी, सेनाएं रह सकती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, सैन्य दुर्ग कहेंगे। साहब ये सैन्य दुर्ग है, वहाँ पर इतनी सेनाएं रहती हैं, यहाँ पर इतनी बहुत बड़ी सेना रह सकती हैं, इतनी हजार यहाँ पर सेना रह सकते हैं, तो इसको हम सैन्य दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, सैन्य दुर्ग कहेंगे। फिर आता सहायक दुर्ग, सहायक दुर्ग। इसका मतलब ये था, कोई दुर्ग होता है, दुर्ग के सहयोग में पास में दुर्ग बना होता है, जैसे आक्रमण होता है, आतंकवाद फैलता है ना, विदेशी आक्रमण होता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये दुर्ग जिसकी सहयोग करता है, उसके हम क्या कहते हैं, सहायक दुर्ग कहते हैं। तो ये सारे इतने दुर्ग हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, है ना, 9 हो गए। औद्योगिक प्रवृत्ति, वन, रण, धान्वक, पारिक, पारिक, सैन्य, सहायक, कंप्लीट है, ठीक है ना, ये सारे हो गए। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गए इतने दुर्ग। अब इस दुर्ग के अंदर भी कुछ हम एक विशेष दुर्गों का नाम लेते हैं, जिस दुर्गों का हम विशेष चर्चा करेंगे। एक नंबर लेते हैं चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, है ना। इस दुर्ग की क्या विशेषता है वो देखते हैं, हटा देते हैं। चित्तौड़ दुर्ग, इस दुर्ग की, चित्तौड़ दुर्ग ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, स्थान चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बेड़च व नर्मदा नदी, व नर्मदा नदियों के बीच में, नदियों के बीच में, बीच में
ठीक है ना। चित्तौड़ के बेड़े जो हैं नर्मदा नदियों के बीच में, ये कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग बना है, जहाँ पर पानी है आसपास, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इस दुर्ग का सामरिक महत्व है, ये राजस्थान के अंदर जब ये मालवा है, गुजरात का रास्ता होता है, कौन सा, ये मालवा पड़ता है और ये गुजरात पड़ता है, और इनके जो रास्ता जाने वाला होता है, इनके बीच में दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, है ना। इसकी विशेषता देखते, विशेषता क्या है, बीच में पड़ता है, ठीक है ना, गुजरात, मालवा, बीच में। फिर दूसरी विशेषता क्या है, सामरिक महत्व है ना। और फिर ये दुर्ग एक इतना एक शक्तिशाली होने के बावजूद, मतलब कि होने के कारण, मतलब इसके अंदर वीरता, योद्धे, है ना, जिससे मतलब कि 3-3 शाखाएं, है ना, इतने सारे होने के बाद, मतलब कि होने के कारण ये दुर्ग इतना विशेष रूप से दुर्ग कहलाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और जब भी इतने 3-3 मतलब कि शाखे होना, है ना, इसके वीरता, योद्धता, और इसके अंदर जो मतलब कि वीर योद्धा जो शहीद हुए थे, जिसमें पन्ना धाय, है ना, गोरा बादल और जयमल पत्ता, इन जैसे वीरों की रणभूमि रही है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना। इन जैसे वीर होते थे, उन्होंने अपने इन किले को बचाने के लिए युद्ध किए थे और अपना आप को एक शहीद के रूप में स्थापित किए थे। इस प्रकार के इनकी जो ये महत्व है, इस दुर्ग की सामरिक महत्व है। और इस दुर्ग का निर्माण सबसे पहले चित्रा मौर्य काल के वंशज, मौर्य काल के वंशज चित्रांदन ने किया, चित्रांदन ने बनवाया किला, है ना, ने बनवाया। विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखनी है। फिर इसमें क्या है, इसमें 3-3 शाखे हैं, 3 शाखा, 3 शाखे। कौन से, पहला पहला कौन सा शाखा, 1303 में रतन सिंह पद्मिनी के नेतृत्व में 16 रानियां। देखिए, पद्मिनी की जब बात आती है तो इन्होंने जिस प्रकार अपनी जो वीरता दिखाई थी, है ना, जिस प्रकार इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जो शाका जिसके आक्रमण किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी था, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब आक्रमण किया गया था, इन्होंने उनकी अपनी इज्जत बचाने के लिए, उनके विरोध के रूप में, उनको यहाँ से भगाने के लिए, जब ये पार नहीं पड़ी कि हाँ भी हम इसे नहीं जीत पाएंगे, तब पद्मिनी ने अपने नेतृत्व में 16 रानियों के साथ जौहर किया था। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार का राजस्थान की वीरताओं को देखते आंखों के अंदर आंसू आता है, हाँ इस प्रकार की रानियाँ मतलब कि जौहर करती थी। आग के अंदर पैर जलना तो बहुत दूर की बात होती है, नहीं, मतलब कि आग के अंदर एक अपने आप में जलाता दूर की बात होती है, पैर भी जला नहीं सकते। जब आग के अंदर हाथ जल जाता है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर भी खूब दवाइयाँ डालते हैं कि यहाँ पर इतनी दवाई डाली, यहाँ पर इतनी दवाई डालनी है। लेकिन जब पद्मिनी जैसे मतलब कि महान रानियों ने अपने आप को एक जोहर किया था, अपना आप को आग के अंदर समर्पित किया था, इन वीरों के लिए, इन जैसे वीरों के लिए हम कुछ न कुछ हम भी इनसे सीख लेनी चाहिए। हाँ इस प्रकार के इन्होंने मतलब कि शहीद हुए थे और आग के अंदर अपना आप को जोहर किए थे, है ना, आग के अंदर अपना आप को समर्पित किए थे। ये बातें भी हम विशेष रूप से ध्यान रखनी। इस प्रकार के लोग हमारे यहाँ पर रहते थे, पद्मिनी जैसे, है ना। राजस्थान का इतिहास उठा कर देखेंगे आपको इस तरह वीर मिलेंगे, योद्धाएँ मिलेंगी, है ना, महिलाएँ मिलेंगी जिन्होंने जोहर किया था। आग के अंदर जलना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है आग के अंदर अपने आप को समर्पित करना। लेकिन जब दुश्मन सामने होता है, जब दुश्मन सामने होता है तो उनके साथ हवाले करने तो अलग बात होती है, लेकिन अपना आपको जला लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ये चाहती थी ना, उनके साथ भी चले जा सकती थी, है ना। जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूँ, तब है ना कुछ रानियों के साथ पद्मिनी को वहाँ पर लेके गए थे, है ना। मतलब कि नहीं, मतलब कि रतन सिंह को पहले पकड़ लिया गया था, फिर पद्मिनी मतलब कि बोली थी कि हाँ मैं एक बार देखना चाहती हूँ। इस प्रकार उनको इस प्रकार पकड़े थे, लेकिन वो उनसे बच निकल के अपना आप को जोहर किया था रानी पद्मिनी ने।
वो बातें थी इस प्रकार पद्मिनी की कहानी के अंदर, है ना। जब इनकी विशेष बात करते तो फिर बात करना अच्छा लगता है। हम इनके बीच में अंदर ये तो हम किले पढ़ रहे थे, इसके बारे में इतना वर्णन नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर है 1303 है, ठीक है ना। पंद्रह 34 में, हाँ 1534 में कर्णावती द्वारा जोहर किया गया बहादुर शाह के आक्रमण करने की वजह से, बहादुर शाह के आक्रमण की वजह से, ठीक है ना। ये दूसरा जोर कर्णावती, वह कर्णावती महिला जो चित्तौड़ के अंदर कभी रहती थी, है ना। वो कर्णावती महिला जिनका उनका वंशज है ना, उनका राजा इधर राज दरबार है ना सारा वहाँ पर रहता था। जब उनको लगा गुजरात के बहादुर शाह यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, गुजरात के बहादुर शाह यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास कुछ चारा नहीं है। इन्होंने एक बार हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं मतलब कि धर्म भाई के नाम पर, हुमायूं तुम मेरा धर्म भाई है और हमारे साथ इतनी विपत्ता आ गई है कि आप हमको बचाइए। जब हुमायूं यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि 1534 के अंदर वो चौसा का युद्ध लड़ता है और उस समय वो नहीं आ सकता, वो युद्ध के अंदर बिजी रहता है। तब कर्णावती क्या करती हैं, जब इनको लग गया हम नहीं बच सकते, उनको एक दो बात ऐसा कुछ धन वगैरह दे के निकाल दिया था, लेकिन फिर ये पार नहीं पड़ी। तो एक महिला होने के नाते युद्ध भी किया था, युद्ध करने में पराजित होने पर अपना आप को जौहर किया था, आग के अंदर समर्पित किया था। ये थी राजस्थान की वीर महिलाएं, जिनका इतिहास पढ़ते हैं हमको मतलब कि इस प्रकार की आप बोलते हैं ना कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए, है ना सर, इस प्रकार का मोटिवेशन दीजिए, हम लगातार पढ़ सकते हैं। जैसे वीर महिलाओं का इतिहास पढ़ लेना, अपना आप मोटिवेशन आ जाएगा, किसी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मोटिवेशन मिले। इतिहास पढ़ो, इतिहास में भी आपको मोटिवेशन चाहिए तो फिर क्या पढ़ोगे, क्या फिर तो आप किताबों का ज्ञान ले रहे हो, रट रहे हो। रटने से क्या होगा, इनकी जो विचारधाराएं थी, इनकी जो भावनाएं थी, इनकी जो अपने देश के प्रति समर्पित करने की जो इनकी विचारधाराएं थी, है ना, तो इनकी मतलब कि एक इच्छा ही जागृत हो रही थी हमारा, हम बचे ना बचे। इनकी विचारधारा क्या थी, हम बचे ना बचे लेकिन हमारा देश, हमारा जो राज्य है, हमारा जो किला है, ये बचना चाहिए। इनका जो मतलब कि इज्जत है वो बचनी चाहिए। बाकी वरना ए भी उनके साथ में चली जा सकती थी ना, है ना। इनके मतलब कि कुछ आगे पीछे मतलब कि जब पराजित का सामना होता तो उनके साथ पकड़ के कुछ ऐसे भी मतलब कि आसपास के इतिहास खूब रहा है, जिनके जो रानी वगैरह थी वो दूसरे के साथ में चली जाती थी, आक्रमण करना आता है ना, उनके साथ में चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर राजस्थान का इतिहास की बात की जाती है, एक अनोखी इतिहास है, तभी तो हम इनको पढ़ते हैं। वरना मतलब कि इसका हम ध्यान इतना क्यों देते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि राजस्थान के अंदर इनका अपने प्रेम, देश के राज्य के प्रति प्रेम रहा है, तभी तो इनको याद करते हैं। इनको हम सिर झुका के सलाम करते हैं, वास्तव में थे इस प्रकार की रानियाँ। और तीसरे नंबर पर जयमल व पत्ता द्वारा युद्ध, जयमल व पत्ता द्वारा युद्ध 1567 में। कब? 1567 में जयमल व पत्ता द्वारा युद्ध किया गया। इस प्रकार इन्होंने युद्ध के अंदर अपना भाग लिया था, जयमल एवं पत्ता द्वारा, जब अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था, है ना, अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था, युद्ध किया गया जब अकबर द्वारा आक्रमण किया गया, ये देखिए, जयमल पत्ता द्वारा इस प्रकार अकबर का विरोध किया गया, है ना।
अकबर से युद्ध किया गया, उदय सिंह को वहाँ से मतलब कि निकाल दिया गया, उदय सिंह जी आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि स्थितियाँ ठीक नहीं है, यदि आप बच जाएंगे तो हमारा राजस्थान का इतिहास बच जाएगा। क्या बोले थे, आप बच गए तो राजस्थान का इतिहास बच जाएगा। और उदय सिंह को बचाने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं, उदय सिंह को बचाने के लिए जिन वीर महिला ने अपने पुत्र की बलिदान नहीं दी, पुत्र का बलिदान दिया था, है ना, वो थी पन्ना धाई। पन्ना धाई, पन्ना धाई वह एक महिला थी जो अपने जो मतलब कि अंश होता है ना, अपना जो खून होता है, अपना जो बच्चा होता है, उनको उदय सिंह के बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे देती हैं। इसके बड़ी वीरांगना की जो बात होती है हमारे लिए क्या हो सकती है। जब एक महिला अपने आप को तो समर्पित करना देश के लिए एक मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात अपना जो अंश होता है, अपने जो पुत्र होता है उनको मरते देखना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने देश के लिए। इस प्रकार की महिलाएं थी, क्या थी, इस प्रकार की महिलाएं थी जिन्होंने अपने देश के लिए अपने पुत्र को बलिदान दे दिया था। पन्ना धाई में बार 4-5 बार लगा था यही बात बोला क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, हाँ पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था, है ना। अब इसके बाद में ये 3 हो गए शाखा, क्या हो गए, 3 शाखा ये हो गए, ये हो गए चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना, हो गए चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इस चित्तौड़गढ़ के ये हो गए इस प्रकार इतिहास, है ना, ये मेन बात है यही चित्तौड़गढ़ के इतिहास के अंदर, है ना। फिर इसके अंदर क्या है, कीर्ति स्तंभ है, क्या है, अभी कीर्ति स्तंभ है, वो ना विजय स्तंभ है ना, कुमार द्वारा बनाए गए, वो यहीं पर है, 9 मंजिल है, 122 फीट है, वो इधर ही है, कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। और फिर अब इस चित्तौड़ किला है ना, ये चित्तौड़ किला ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा किला है, क्या है, सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा किला, सबसे बड़ा किला, ठीक है ना। ये कौन सा है, सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का किला। अब इस किले के अंदर कुछ और मंदिर है, हवेलियां हैं, कुछ तालाब भी है छोटे मोटे, उसके बारे में हम बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर, हवेलियां, तालाब आदि, ठीक है ना। अब वो देखते हैं वो इसके अंदर क्या अंश है। रानी पद्मिनी का महल, ठीक है ना। समीदेश्वर का मंदिर, रायदास का मंदिर है ना, समीदेश्वर का मंदिर, रायदास का मंदिर, अबहा पानी का तालाब, क्या है, अबहा पानी का तालाब। इस प्रकार के हमें जो मंदिर, तालाब वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा और कौन सा है, तुलसा माता का मंदिर, श्रृंगार चौवरी मंदिर, इस प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। रानी पद्मिनी, समीदेश्वर का मंदिर, रायदास का मंदिर, अबापाहनी का तालाब, तुलसा माता का मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, है ना। इस प्रकार के विशेष मंदिरों के ध्यान हमें रखने हैं, है ना। और भी कई बहुत सारे मंदिर है ना। ये मंदिर इतना नहीं है, बहुत भी सारे मंदिर है। रायदास का मंदिर हो गया, है ना,
फिर था जैन कीर्ति मंदिर, जैन कीर्ति मंदिर, किसका मंदिर? जैन कीर्ति मंदिर। इस प्रकार के मंदिर हमें ध्यान रखने हैं। और भी अन्य खूब सारे मंदिर है, वो हमें बता देते लिख, क्योंकि अब लिखूंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, बोल के बता देता हूँ किस प्रकार के मंदिर है ना। हो गए जैन मंदिर, हो गया ना जैन मंदिर। और इसके अलावा जो मंदिर होते हैं श्रीनाथ कालिका में मीरा मंदिर हो जाता है। किसका मंदिर? कालिका में मीरा मंदिर हो गया ना, कालिका में मीरा मंदिर। पद्मिनी हो गया, और नवलखा भंडार हो गया, है ना, भंडार इस प्रकार नवलखा भंडार। कुमसयाम मंदिर, है ना, तुलसा माता, भामाशाह की हवेली, है ना, त्रिपोलिया दरवाजा, मतलब कि फतेह प्रकाश महल शिवालय, है ना, त्रिपोलिया दरवाजा, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल, भामाशाह की हवेलियाँ, भामाशाह की हवेलियाँ हो गई ना, भामाशाह की हवेलियाँ। इस प्रकार हवेलियाँ हैं। और फतेह प्रकाश मंदिर हो गया, भामाशाह की हवेलियाँ हो गई, नवलखा भंडार हो गया, नवलखा भंडार, नवलखा भंडार, है ना, नवलखा भंडार। ये इस प्रकार के सारे हमें मंदिर, विशेष मंदिर यही है भाई। इसके मंदिर वाला कोई विशेष मंदिर नहीं है। ये मंदिर हमें ध्यान रखना है ना, मतलब कि। और फिर विजय स्तंभ हो गया, चित्रांग मोरी तालाब, एक और लीजिए, चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब, है ना, चित्रांग मोरी तालाब। रानी पद्मिनी के महल, स्वदेशी मंदिर, रायदास का मंदिर, आबा पानी का तालाब, तुलसा माता का मंदिर, सेंगा चौरी मंदिर, और जैन कीर्ति मंदिर, त्रिपोलिया दरवाजा, फतेह प्रकाश, शिवालय महल, शिवालय महल, और भामाशाह की हवेलियाँ, और नवलगढ़ का भंडार, है ना, नवलगढ़ का भंडार हो गया ना। फिर चित्रांगद मोरी का तालाब, ये सारे के सारे आपके आ गए थे। क्या हो गए? सारे के सारे आपके आ गए, है ना। यही महत्वपूर्ण थे। कुमसयाम मंदिर, एक और ले लीजिए, कुमसयाम मंदिर, कुमसयाम मंदिर। ये विशेष बातें हैं भाई, इनके बारे में हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर हम आगे, चित्तौड़गढ़ का ये हो गया सारा। अब आगे आता है अकबर का किला। कौन सा आता है? अकबर का किला, अकबर का किला। इस किले का निर्माण कब कराया था? 1570 में। कब कराया था? 1570 में अकबर ने। अकबर का किला का निर्माण कब कराया था? 1570 के अंदर, मतलब कि कहाँ कराया था? अजमेर में। कहाँ कराया था? अजमेर में। अजमेर में अकबर ने अपने किले का इस प्रकार निर्माण कराया, 1570 के अंदर करवाया था। कब कराया था? 1570 के अंदर करवाया था। और इसके जो सबसे पहले इनकी शुरुआत की थी, वो मतलब कि महाराणा प्रताप के विरोध के अंदर सेनाएं तैयार करना यहीं पर की थी, अजमेर के अंदर ही, अकबर का किला के अंदर ही की थी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक बात थी कि मतलब कि शाहजहाँ ने इस पर जो आक्रमण किया था, है ना, वो मतलब कि मेवाड़ को अधिकार करने के लिए लगभग 3 साल यहीं रुका था, इस किले के अंदर ही। फिर एक जगह काम मतलब कि एक इस प्रकार की विशेषता है कि 10 जनवरी, क्या थी? 10 जनवरी 1616 के अंदर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या राजा कह सकते हैं ना, प्रधानमंत्री, वो कौन था? विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम, जेम्स प्रथम, है ना, विलियम नहीं है, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम था। 10 जनवरी 1616 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जेम्स प्रथम। इसने क्या किया था? टॉमस रो को भेजा था। राज था टॉमस रो, टॉमस रो। इस टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में यहीं पर रुका था, है ना, टॉमस रो।
है ना। टॉमस रो यहीं पर रुका था। टॉमस रो कहाँ रुका था? टॉमस रो यहीं पर रुका था, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में, दरबार में टॉमस रो यहीं पर रुका था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, है ना। इस किले की, अकबर का किला इन्होंने बनवाया था, इस मतलब कि अजमेर के अंदर बनाया था। ये हो गया हमारा किले। और अब आता है इसके बाद में, जो अकबर के किले के बाद में आता है, वो आता है कुंभलगढ़ का किला। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, है ना। अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। कुंभलगढ़ का किला होगा, रणथंभौर का किला होगा, नहीं, और गागरोन के किले होंगे, जितने भी किले होंगे, दुर्ग होंगे, उसके बारे में बात हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। 2-3 क्लास के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे मेले त्योहार वगैरह आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। गीत होते हैं और किस प्रकार राजस्थान के जो पहनावा होता है, उस सारे के बारे में हम बात करेंगे लगातार क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, और पढ़ने से हमारा कुछ ना कुछ इस प्रकार की जो याद होगी, है ना। लगातार क्लास लेंगे तो ये चीज़ आपको दिमाग के अंदर होगी। ये चीज़ आप लिख लीजिए, है ना, इसके जो नोट्स के रूप में बना ले लीजिए। और इससे बात अब क्या पूछेंगे, जो होती है यही बातें होती है, महत्वपूर्ण यही बातें पूछेंगे, और कोई बाहर से पूछेंगे नहीं। पूछने के भी फॉर्मेट से क्या वैली कहाँ पर है, और ये बातें ध्यान रखनी है। और नवले का भंडार कहाँ पर है ना, कुमसिया मंदिर कहाँ पर है, कौन से किले के अंदर, चित्रगढ़ दुर्ग के अंदर, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, महत्वपूर्ण, है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।